हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 to 4 देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसको क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़। देखिए, जो फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़ है उसको बड़े ध्यान से हमें चूज़ करना होता है कि बिजनेस किसी भी फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के बहुत सारे रूट होते हैं। लेकिन अगर हमने कोई गलत रूट चूज़ कर लिया और हमने उसको बाद में चेंज करना है तो वो इतना ईजी नहीं होता। जनरली ये 3 रूट होते हैं। एक ट्रेड रूट यानी कि व्यापार रूट, दूसरा इन्वेस्टमेंट रूट यानी कि निवेश रूट, और तीसरा होता है जॉइंट वेंचर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूट्स या अनुबंधीय रूट्स। इन तीनों के द्वारा हम एंट्री कर सकते हैं। ट्रेड रूट्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सेस प्रोडक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को। इन्वेस्टमेंट रूट में हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर अपनी खुद की सब्सिडरी ओपन करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रूट्स के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी को साथ हम टाई अप करते हैं, जिसमें एक डेवलप कंट्री की जो कंपनी है वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है दूसरी होस्ट कंट्री के अंदर, और होस्ट कंट्री उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करके प्रोडक्शन करती है। अब कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए, ये कई बातों पे डिपेंड करती है। मेन तो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की होगी तो नेचुरल बात है हम इन्वेस्टमेंट रूट के भी थ्रू जा सकते हैं। अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम अवेलेबल हैं तो हम अदर रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल ऑफ रिस्क कितना है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो किस टाइप का है, वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड किस टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट करते हैं हमारे फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी को चूज़ करने में। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। 3 स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। नंबर 1 एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर्स। हालांकि और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, हम यहाँ पर केवल 3 ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जिसके पास एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है लेकिन वो उस एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पा रही, तो वो क्या करती है कि शुरू में किसी 1 या 2 देश को अपना जो अनसोल्ड गुड्स है वो बेचना शुरू करती है। धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है और कई कंट्री में एंट्री करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, चाहे वो कोका कोला है, पेप्सी है, सैमसंग है, एलजी है, शुरुआत में उन्होंने भी कुछ एक रूट्स में ही बिजनेस स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उस बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है बिजनेस करने का। सेकेंड आता है आपका लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग के अंदर वो कंपनी जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, वो अपनी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जो राइट है वो किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को देती है और बदले में उससे रॉयल्टी लेती है। यानी कि एक कंपनी लाइसेंसी होती है और दूसरी कंपनी लाइसेंसर होती है। लाइसेंसी वो कंपनी होती है जो लाइसेंस लेती है दूसरे देश से, और लाइसेंसर वो होती है जो लाइसेंस यूज़ करने का राइट दूसरी कंपनी को देती है। अब क्योंकि लाइसेंसर को बदले में रॉयल्टी मिलती है तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल एक वे है उस कंपनी के लिए, क्योंकि उसने जो भी अपना खर्चा इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करने में लगाया वो उसे वसूल कर सकती है। दूसरा आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि कंपनी एक सिस्टमेटिक वे में दूसरी कंपनी को अपना नेम यूज़ करने को देती है। इसमें ना केवल दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है बल्कि उस जो वो लाइसेंसर कंपनी है, यानी कि जो फ्रेंचाइज़र है, वो फ्रेंचाइज़र के ब्रांड नेम को यूज़ कर सकती है, उसके ब्रांड का यूज़ कर सकती है, फ्रेंचाइज़र की कंपनी के नेम का यूज़ कर सकती है। और यहाँ तक कि जो फ्रेंचाइज़र है वो फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प भी करता है, असिस्ट भी करता है। और कई बार तो क्या करता है कि उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी फ्रेंचाइज़र ही फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है। जैसे मैकडी में अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे मैकडी से ही वो बर्गर खरीदनी होती है। बर्गर बनाने के लिए जो ब्रेड चाहिए वो ब्रेड उस फ्रेंचाइज़र से ही खरीदनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है कि दो कंपनीज
आपस में एक टाइप कर लेती हैं, एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करती हैं। हालांकि जनरली ये देखा गया है उनका अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो सेपरेटली चलता ही रहता है, साथ में एक नई यूनिट भी तैयार कर देती हैं। इसमें जनरली एक कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है और दूसरी कंपनी जिसके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, चीपर लेबर है, इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत बड़ा है, आपस में एक टाइप कर लेते हैं जिसका फ़ायदा दोनों कंपनी को मिलता है। इसमें जो है दोनों कंपनी की ओनरशिप में भी पार्टिसिपेशन करते हैं और एज वेल एज मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसका एक ग्रेट एग्जांपल हम मारुति सुजुकी ले सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटीज, फैक्टर्स एंड एसेंशियल कंडीशन इनटू द एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट। देखिए क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो ज़रूरी है फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ध्यान रहे तब तक इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट नहीं हो सकता जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी लिबरलाइज हो। लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूविंग द बैरियर्स, जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको ख़त्म करना, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, प्राइस पे जो कंट्रोलिंग है उसको रिमूव करना। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो लाइसेंसिंग है उसको रिमूव करना, जिससे कि जो वर्किंग है वो काफ़ी इजी हो जाए, बिजनेस आसानी से अपने कर सकें और बिजनेसमैन को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके इनफ्लो और आउटफ्लो पे जो है काफ़ी सारा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। तो जितना ज़्यादा लिबरलाइजेशन होगा नेचुरली बात है उतना ही फॉरेन बिजनेस जो है प्रमोट होगा। तो नेचुरली बात है एक हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम अगर उस कंट्री में हम एंट्री करें जहाँ पर आसानी से लिबरलाइजेशन है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी इजीली अवेलेबल है। सेकंड आता है आपका सफिशिएंट रिसोर्सेज। नेचुरली जो कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर करने जा रही है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। ये रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसके अलावा मैनेजरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं उनके पास होने चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजिकल कोई स्पेशलिटी है, ये जितने ज़्यादा होंगे, उनके पास कोई स्पेशल ब्रांड है, स्टाइलिश प्रोडक्ट है, तो नेचुरली जिस कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे उनके लिए इंटरनेशनलाइज करना उतना ही आसान होगा। थर्ड आपका आता है कंपेरेटिव एडवांटेज। अब ये कंपेरेटिव एडवांटेज है यानी कि एक कंपनी के पास दूसरी कंट्रियों की कंपनी के कंपैरिजन में एक स्पेशल कंपेरेटिव एडवांटेज है। ये एडवांटेज लो कॉस्ट के रूप में हो सकती है, हाई क्वालिटी के रूप में हो सकती है, या ब्रांड इमेज के रूप में हो सकती है, या मार्केटिंग स्किल के रूप में हो सकती है। हो सकता है कि कोई कंपनी जहाँ पर रॉ मटेरियल बड़ा इजीली अवेलेबल है, काफ़ी कम दामों पे अवेलेबल है, वहाँ पर लेबर काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल है, तो वो नेचुरल बात है कंपनी काफ़ी कम रेट पे प्रोडक्ट बना पाएगी, तो ये उसके एक कंपेरेटिव एडवांटेज है। दूसरी ओर एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो एक स्टाइलिश प्रोडक्ट बना रही है, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है जो अदर कंट्रीज़ नहीं बना पा रही हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल आप एप्पल का ले सकते हैं, उसका फ़ोन जो है काफ़ी इनोवेटिव है, तभी एप्पल के जो फ़ोन्स के जो रेट हैं वो अदर फ़ोन्स के रेट में कंपैरिजन में काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक स्टाइल को प्रोवाइड कर रही है, एक फीचर्स को प्रोवाइड कर रही है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मीनिंग ऑफ द कंट्री इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, यानी कि देश का मूल्यांकन और चयन कैसे करना है, इसका हम मीनिंग देखते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक साथ सारी कंट्री के अंदर एंटर कर सके, उसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि किसी भी कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो इतने अवेलेबल नहीं होते कि वो एक साथ सारी कंट्री में एंट्री कर सके। तो उसको उस कंट्रियों को चूज़ करना होता है कि उसे किसको एंट्री करनी है और किस में एंट्री नहीं करनी है। अब इसको चूज़ करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों को, एक तो अपने रिसोर्सेज को देखना होता है कि उस कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, जिस कंट्री में वो एंट्री करना चाह रहे हैं वहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ किस टाइप के बैरियर हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रति वहाँ की गवर्नमेंट का किस तरीके का एटीट्यूड है, वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है। ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के ही डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं कि इन सारे फैक्टर्स के बेस पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस टेबल पे हम स्कोर देना शुरू कर देते हैं और देखते हैं जिस कंट्री का स्कोर सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 देते हैं, दूसरी कंट्री का स्कोर कम है उसको रैंक 2 देते हैं, और उससे नीचे वाली कंट्री को ऐसे 3, 4, 5 रैंक देते हैं। और मान लीजिए शुरुआत में हमें केवल 3 कंट्री में एंट्री करनी है, तो हम फर्स्ट जो 3 कंट्री होंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, केवल उसी में प्रवेश करेंगे, और बाद में अगर हमें बिजनेस और एक्सपेंड करना होगा
तो जो उसी रैंक में बाकी की नीचे की जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टेप्स इन कंट्री इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, कि कंट्री का जो इवोल्यूशन सिलेक्शन करने की जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। इसमें 5 स्टेप्स हैं, हम यहाँ पर 5 ही डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, डिफाइनिंग द इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कंपनी को अपने जो इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड करने होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कई टाइप के हो सकते हैं कि सबसे पहले तो उसे ये देखना है कि उसे जो अपना केवल एक्सेस जो प्रोडक्शन है केवल वही बेचना है या कोई और तरीका अपनाना है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो है केवल जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, जो उसके पास जो एक्सेसिव सरप्लस प्रोडक्शन है केवल वही बेचना है, तो उसके लिए वो केवल डिमांड को देखेगी उस कंट्री में, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को देखेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रोडक्शन को दूसरी कंट्री में बेचना है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, तो वो केवल डिमांड और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को ही नहीं देखेगी, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ का लीगल सिस्टम किस टाइप का है, इन चीज़ों को भी उस पर ध्यान में रखना होगा। तीसरा, वो कंपनियाँ जो ना केवल दूसरी कंट्री में अपने माल को बेचना चाहती हैं बल्कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं, तो उन्हें और भी अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। यानी कि वे केवल डिमांड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के अलावा उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल सिस्टम के अलावा और भी कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, वहाँ की जो लेबर है वो अवेलेबल है, और एज वेल एज वो स्किलफुल लेबर है या नहीं है, वो लेबर जो है काफ़ी रीजनेबल रेट पर अवेलेबल है या नहीं है। ऐसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। सेकंड स्टेप आता है सिलेक्टिंग द फैक्टर्स एंड पैरामीटर फॉर इवैल्यूएशन। किसी भी कंट्री को इवैल्यूएट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर को यूज़ करना होगा, कुछ परिमापों का प्रयोग करना पड़ेगा। जनरली 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मार्केट रिलेटेड, दूसरे होते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड। जहाँ तक सवाल है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में आपके वो फैक्टर्स आते हैं जो हर एक कंपनी को एक साथ ही इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस, इसके अलावा जो है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन ये फैक्टर्स हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखना होगा। अगर ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल है तो नेचुरली बात है उस कंपनी को वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल फैक्टर्स होते हैं। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लेबर, इसके अलावा आपका डिमांड साइज़ क्या है, वहाँ पर कंपटीशन का लेवल क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स के बेस पे हम कंट्रियों की स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो फैक्टर्स आपने ऊपर डिसाइड किए हैं उसके बेस पर हम कंट्रियों की एक लिस्ट बनाते हैं, जिसे हम शॉर्ट लिस्टिंग भी कह सकते हैं, कि कुछ कंट्रियां ऐसी होंगी जहां पर ये पैरामीटर्स के बेस पर इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन कंट्रियों को हम पहले अपनी लिस्ट से हटा देंगे ताकि हमें उस कंट्री में हमें एंट्री करनी ही नहीं है। उसके बाद जो लिस्ट है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ सेलेक्टेड मार्केट्स। अब जो हमने ऊपर शॉर्ट लिस्ट कंट्रीज़ करी हैं, अब उनका हम डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशंस के लिए हम क्या करते हैं, उन सारी कंट्रियों के एक मैट्रिक्स टेबल बना लेते हैं जो हमने फैक्टर्स या पैरामीटर तय किए थे, यानी कि मार्केट रिलेटेड पैरामीटर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड पैरामीटर्स, और उसके बेस पे हम स्कोर देते हैं कि हो सकता है कि एक कंट्री में जो है आपका जो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स है, जस्ट लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो उस कंट्री को हम 5 नंबर दे रहे हैं, लेकिन वही इकोनॉमिक कंडीशन दूसरी कंट्री में अच्छी नहीं है तो वहाँ पर हम 4 नंबर दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर के बेस पे हम स्कोर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्री को। इसके लिए एक और बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि हर एक फैक्टर्स की वैल्यू हर एक कंपनी के लिए सेम नहीं होती। उसके साथ हम उसको वेट भी प्रोवाइड करते हैं उस फैक्टर्स को, फिर वेट को स्कोर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो वेटेड स्कोर आता है उसके बेस पे हम कंट्री की एक लिस्ट बनाते हैं, एक रैंक लिस्ट तैयार करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो आप स्टैटिक्स में अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप फाइनल सिलेक्शन। अब जो हमने लिस्ट तैयार करी है उसके बेस पे हम कंट्रीज़ की एक रैंक बना लेते हैं। जो कंट्री सबसे ऊपर है सबसे पहले उसमें एंट्री की जाएगी, फिर उससे नीचे वाली रैंक कंट्री में एंट्री की जाएगी, फिर उससे नीचे वाली रैंक की कंट्री में एंट्री की जाएगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं फैक्टर्स एंड द पैरामीटर्स यूज इन द कंट्री इवैल्यूएशंस एंड सेलेक्शंस। 3 तरह के फैक्टर्स हैं, फर्म रिलेटेड फैक्टर्स, इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स एंड मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहले फर्म रिलेटेड फैक्टर्स। फर्म रिलेटेड फैक्टर्स कह लो इसे या इंटरनल एनवायरनमेंट कह लो, दोनों ही एक ही बात है।
इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो उस फर्म से रिलेटेड हैं, यानी कि उस फर्म के पास किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अलावा कंपनी की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, कंपनी की जो ब्रांड इमेज है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट है। अगर कंपनी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूज क्वांटिटी में है तो कंपनी अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में फैला पाएगी। लेकिन अगर कंपनी के पास जो है रिसोर्सेज काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो वो अपनी जो नियरेस्ट कंट्री है, जो पड़ोसी कंट्री है, नेबरर कंट्री है, वहीं तक अपने बिजनेस को फैला पाएगी। इसी तरीके से कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है अपने केवल सरप्लस प्रोडक्शन को ही बेचना है तो न चाहिए वो एक ऐसी कंट्री को चूज़ करेगी जहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम है, डिमांड अच्छी है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है दूसरी कंट्री में तो केवल डिमांड और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को ध्यान में रखेगी, बल्कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगी वहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ का लीगल सिस्टम किस टाइप का है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कम टू द इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उस कंट्री में जहाँ पर हम बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारी कंपनी से रिलेटेड वहाँ पर रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा तभी हम वहाँ पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लेबर, कि जो वहाँ पर जो लेबर है वो उतनी स्किलफुल है, वो हमारे बिजनेस में यूज़ हो पाएगी। और इसके अलावा उस लेबर के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, हो सकता है कि लेबर तो अवेलेबल हो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो भी वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तीसरा आपका वहाँ पर कंपटीशन लेवल क्या है, क्योंकि कंपटीशन लेवल जो है वहाँ पर नंबर ऑफ़ बिजनेस यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री में नंबर ऑफ़ बिजनेस यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल बात है ऐसी कंट्री को हम चूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइज़ ऑफ डिमांड। उस कंट्री में जो है डिमांड का साइज़ क्या है वो भी बहुत मैटरफुल होता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर डिमांड होगी या नहीं होगी। अब ये डिमांड भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वहाँ पर कैपिटा इनकम किस टाइप की है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो किस टाइप का है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या, उसका क्या साइज़ है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें ध्यान रखना पड़ते हैं इन इंडस्ट्री रिलेटेड। थर्ड आता है आपका मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में ये देखा जाता है कि वहाँ के जो जिस कंट्री में हम एंट्री करने जा रहे हैं वहाँ की नेशनल इनकम कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहाँ इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, वहाँ की ग्रोथ रेट कैसी है, वहाँ की जीडीपी रेट कैसी है, वहाँ पर जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो इक्वल है या अनइक्वल है, वहाँ बिजनेस जो है वो किस स्टेज में चल रहे हैं, कि रिसेशन में चल रहे हैं या बूम में चल रहे हैं, जिस भी स्टेज में चल रहे हैं इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आपका उसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर हम डिस्कस करते हैं वो होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती हैं जिसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस में आता है। अब ये कई तरह की जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती हैं, जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ये सारी पॉलिसी का कहीं ना कहीं बिजनेस में इम्पैक्ट आता है, तो नेचुरल बात है हमें उस कंट्री को चूज़ करना चाहिए जहाँ पर ये पॉलिसीज़ जो है हमारे फेवरेबल में है। नेक्स्ट इसी में इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही हम डिस्कस करते हैं, एक आता है इकोनॉमिक सिस्टम्स। वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वहाँ पर कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है या मिक्स इकोनॉमी है, तो हमें उसी हिसाब से डिसाइड करना होता है कि उस कंट्री में हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है। इसके अलावा वहाँ के इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस कैसा है। इकोनॉमिक लेजिस्लेशन से मतलब है कि वहाँ की कंट्री में कि इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनी एक्ट, हमारे देश में देखेंगे तो आप फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में जैसे सेबी है। तो ये जो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो है वो अगर इजी है तो हमें उस कंट्री में एंट्री करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जल्दी जल्दी बदल जाती है तो नेचुरल बात तो वहाँ के जो रूल्स हैं वो भी जल्दी जल्दी बदल जाएंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आएगा। और फाइनली हम इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड है तो नेचुरली बात है हमें वहाँ पर बिजनेस में एंट्री करनी चाहिए उस कंट्री में। लेकिन अगर वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली बात है हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में परेशानी आएगी। Thanks for watching this video. Subscribe the channel if you don't have subscribed. If you find this video is valuable, then please like this video and share with your friends. If you have any question about these topics which we have discussed today, you can put in the comment box.
थैंक यू।